हाँ, कनाडाई इमिग्रेशन की दुनिया ना एकदम किसी तेज रफ्तार रोलर कोस्टर राइड जैसी हो गई है। हाँ बिल्कुल। मतलब कभी ऐसा लगता है कि दरवाजे पूरी तरह से बंद हो गए, नियमों की दीवारें इतनी ऊंची कर दी गई हैं कि कोई अंदर आ ही नहीं सकता। और अचानक से अगले पल एक नई घोषणा होती है और नियम इतने बदल जाते हैं। हाँ, जैसे किसी ने रातों रात कोई गुप्त रास्ता खोल दिया हो। तो आज की हमारी इस विस्तृत चर्चा का विषय बिल्कुल यही है। कनाडाई इमिग्रेशन में भारतीयों और पीआर चाहने वालों के लिए हाल ही में हुए 8 बड़े बदलाव। बिल्कुल। आज हमारे पास जो डेटा है, जो आर्टिकल्स और हालिया घोषणाओं का ढेर है ना, उसे देखकर एक बात तो साफ है। क्या? कि इमिग्रेशन और वीजा पर लगी उस सख्त रोक के बाद कनाडाई सरकार ने अब राहत के कुछ बहुत ही दिलचस्प दरवाजे खोले हैं। ठीक है, तो आइए इसे विस्तार से समझते हैं। जरूर। आज हमारा मिशन ये डिकोड करना है कि अचानक से ये यू टर्न क्यों आया है और इसके पीछे के वास्तविक आंकड़े हमें क्या कहानी सुना रहे हैं। बिल्कुल। और अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो हम समझ पाएंगे कि कोई भी देश अपनी इमिग्रेशन नीतियों को रातों रात किसी भावुकता के आधार पर नहीं बदलता। ये सब विशुद्ध रूप से अर्थशास्त्र और जनसांख्यिकी यानी डेमोग्राफिक्स का खेल है। सही बात है। जब किसी देश के संसाधनों पर अचानक से दबाव पड़ता है तो वे ब्रेक लगाते हैं। लेकिन जैसे ही श्रम बाजार या लेबर मार्केट में कुशल कर्मचारियों की कमी होने लगती है या अर्थव्यवस्था की रफ्तार धीमी पड़ने लगती है, एकदम सही, तो नीतियां भी उसी दिशा में मुड़ जाती हैं। आज हम जिन 8 बड़े अपडेट्स पर बात करेंगे वे दरअसल कनाडाई सरकार की उसी संतुलन को वापस लाने की एक बहुत ही सोची समझी रणनीति का हिस्सा हैं। और जो लोग आज इस चर्चा को सुन रहे हैं उनके लिए ये स्पष्ट कर देना जरूरी है कि ये कोई भारी भरकम ऑडियो टेक्स्ट बुक की तरह नहीं होने वाली है। बिल्कुल नहीं। जहां हम सिर्फ जटिल कानूनों की धाराएं पढ़ें। हम जानते हैं कि इमिग्रेशन के नियम बहुत उबाऊ और जटिल हो सकते हैं। हाँ, वो तो है। इसलिए हम इस जानकारी के समंदर से केवल उन जरूरी तथ्यों का निचोड़ निकालेंगे जो सबसे कम समय में सबसे ज्यादा और सटीक जानकारी देंगे। परफेक्ट। तो चलिए अपनी पहली कड़ी की ओर बढ़ते हैं। छात्रों और अस्थायी कर्मचारियों के लिए आई नई संजीवनी। ये बहुत महत्वपूर्ण है। पिछले 2-3 सालों में लाखों भारतीय और विशेष रूप से पंजाबी छात्र एक बेहतर भविष्य की तलाश में कनाडा गए हैं। हाल ही में सबसे बड़ा डर ये था कि उनके वर्क परमिट खत्म हो रहे थे और उन्हें वापस लौटना पड़ सकता था। सही कह रही हैं आप। लेकिन अब एक बहुत बड़ा अपडेट सामने आया है, फ्रैंकोफोन कम्युनिटी वर्क परमिट। कनाडाई इमिग्रेशन ने ग्रामीण इलाकों में काम करने वालों के लिए 3 साल का नया वर्क परमिट देने का ऐलान किया है। ये एक बहुत ही रणनीतिक कदम है और हमें यहाँ क्यों पर जोर देना चाहिए? क्यों? देखिए, कनाडा की बहुत बड़ी चुनौती ये है कि वहाँ जाने वाला लगभग हर नया व्यक्ति टोरंटो, वैंकूवर या कैलगरी जैसे बड़े शहरों में बसना चाहता है। जाहिर सी बात है। इससे होता यह है कि उन शहरों के बुनियादी ढांचे, हाउसिंग और अस्पतालों पर भयानक दबाव पड़ता है। इसके विपरीत जो छोटे ग्रामीण इलाके हैं, विशेष रूप से जहां फ्रेंच भाषा बोली जाती है, वहां की आबादी कम हो रही है और अर्थव्यवस्था सिकुड़ रही है। बिल्कुल। सरकार वहां फ्रेंच भाषा को बढ़ावा देना और उसे बचाए रखना चाहती है, इसलिए उन्होंने ये फ्रैंकोफोन कम्युनिटी वर्क परमिट शुरू किया है। अच्छा, तो इसके नियम क्या है? नियम सीधा है। अगर कोई व्यक्ति इन विशिष्ट ग्रामीण इलाकों में जाकर काम करता है और 1 साल का काम का अनुभव प्राप्त कर लेता है, जिसके साथ एक वैध नौकरी का प्रस्ताव हो, तो उसके लिए स्थायी निवासी यानी पीआर बनने का रास्ता लगभग साफ हो जाता है। हाँ, ये एक तीर से 2 निशाने लगाने जैसा है। कनाडा की सांस्कृतिक और भाषाई विरासत भी बच रही है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को काम करने वाले युवा भी मिल रहे हैं। नीति तो बहुत अच्छी है, लेकिन मैं सोच रही थी कि क्या टोरंटो या वैंकूवर की चकाचौंध छोड़कर कोई सच में ग्रामीण इलाकों में जाना चाहेगा? इसमें क्या कोई पेच है? क्योंकि बड़े शहरों की लाइफस्टाइल छोड़ना इतना आसान नहीं होता। ये बहुत ही जायज सवाल है। देखिए, यहाँ पेच लाइफस्टाइल का ही है, लेकिन जब बात पीआर पाने की हताशा की आती है तो प्राथमिकताएं बदल जाती हैं। हाँ, वो तो है। टोरंटो या वैंकूवर में रहने का खर्च आसमान छू रहा है। एक छोटे से बेसमेंट के लिए लोग अपनी आधी सैलरी दे रहे हैं। बाप रे। ग्रामीण इलाकों में जाने का मतलब है कि जीवन स्तर थोड़ा शांत हो सकता है, शायद उतनी नाइट लाइफ ना हो, लेकिन वहां घर का किराया बहुत कम है, जीवन की गुणवत्ता बेहतर है और सबसे महत्वपूर्ण बात, पीआर की गारंटी बहुत ज्यादा है। बिल्कुल। जो लोग वाकई में अपना भविष्य कनाडा में देखते हैं, वे इस 3 साल के परमिट को एक बहुत बड़े अवसर के रूप में देख रहे हैं। 1 साल की मेहनत और फिर जीवन भर की स्थिरता। ये बात समझ में आती है।
और इसी संदर्भ में पार्लियामेंट में इमिग्रेशन मिनिस्टर लीना मैत्रा का दिया गया बयान बहुत कुछ स्पष्ट कर देता है। उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने बहुत ही बेबाकी से कहा है कि किसी भी प्रांत में जाकर देख लीजिए, कनाडा को इंटरनेशनल छात्रों की सख्त जरूरत है। जो वीजा रोक दिए गए थे वे आने वाले समय में फिर से खोल दिए जाएंगे और जिनके वर्क परमिट खत्म हो रहे हैं उनके लिए पीआर के नए रास्ते बनेंगे। ये बयान बहुत अहम है। हाँ, ये उस डर को काफी हद तक कम करता है जो हालिया पाबंदियों के कारण पैदा हुआ था। यहाँ डॉट्स को कनेक्ट करना बहुत जरूरी है। हमें ये समझना होगा कि शुरुआत में पाबंदियां क्यों लगाई गई थीं। बिल्कुल। पिछले कुछ सालों में पर्यटकों और छात्रों की एक बहुत बड़ी भीड़ कनाडा पहुंची। उस समय देश के पास इतने लोगों को संभालने के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं थे। हाउसिंग मार्केट क्रैश होने के कगार पर था। एकदम। मकानों के किराए और प्रॉपर्टी की कीमतें आम कनाडाई नागरिकों की पहुंच से बाहर हो गईं। स्थानीय लोगों में एक तरह का असंतोष पैदा होने लगा था। हाँ? और बेरोजगारी दर में भी वृद्धि देखी गई। सिस्टम पूरी तरह से ओवरलोड हो गया था। हाँ, सरकार के पास ब्रेक लगाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। लेकिन अब जब सरकार ने कुछ समय के लिए स्थिति को नियंत्रण में लिया है तो उन्हें जमीनी हकीकत का फिर से एहसास हो रहा है। और वो जमीनी हकीकत ये है कि इन छात्रों और अप्रवासियों के बिना उनकी अर्थव्यवस्था का पहिया नहीं घूम सकता है ना। बिल्कुल सटीक कहा। अंतर्राष्ट्रीय छात्र केवल पढ़ने नहीं आते, वे अरबों डॉलर की ट्यूशन फीस लाते हैं जो वहाँ की यूनिवर्सिटीज को चलाती हैं। सही बात है। वे रिटेल, हॉस्पिटैलिटी और फूड चेन में वो काम करते हैं जो वहाँ के स्थानीय लोग अक्सर नहीं करना चाहते। उनका आर्थिक योगदान बहुत विशाल है। हाँ। इसलिए अब जब इमिग्रेशन मिनिस्टर कह रही हैं कि उन्हें छात्रों की सख्त जरूरत है तो ये कोई राजनीतिक बयान नहीं है, ये एक आर्थिक मजबूरी है। वीजा और पीआर के रास्ते फिर से खोला जाना इसी बात का प्रमाण है। और ये सुधार केवल बयानों तक सीमित नहीं है, इसके ठोस आंकड़े भी हमारे सामने हैं। हाँ, डेटा क्या कहता है? एक बहुत ही महत्वपूर्ण डेटा पॉइंट जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता वो है ओपन वर्क परमिट का कोटा। कनाडा सरकार ने ओपन वर्क परमिट का कोटा 1,28,000 से बढ़ाकर सीधा 1,70,000 कर दिया है। ये एक बहुत बड़ा जंप है। और जिन्हें नहीं पता उनके लिए बता दूं कि ओपन वर्क परमिट का मतलब है कि आप कनाडा में किसी भी एम्प्लॉयर के लिए काम कर सकते हैं। आप किसी एक कंपनी से बंधे हुए नहीं हैं। ये निश्चित रूप से आज का एक बहुत बड़ा आहा मोमेंट है। ये उन लोगों के लिए एक लाइफलाइन है जो कनाडा में टूरिस्ट या विजिटर वीजा पर गए हैं और उसे वर्क परमिट में बदलने का सपना दिख रहे हैं। बिल्कुल। या फिर वे छात्र जिनके पास पहले से काम है लेकिन उनका वर्तमान परमिट एक्सपायर होने वाला है। कोटा को सीधा 42,000 बढ़ा देना इस बात का सीधा संकेत है कि कनाडाई श्रम बाजार में अभी भी भारी मांग है। वे इस मांग को उन लोगों से पूरा करना चाहते हैं जो पहले से ही देश के अंदर मौजूद हैं, क्योंकि नए लोगों को विदेश से बुलाकर उन्हें सिस्टम में सेटल करने की तुलना में जो लोग पहले से वहाँ का सिस्टम समझते हैं उन्हें काम देना ज्यादा व्यावहारिक है। एकदम सही। ये वाकई एक बहुत बड़ा अवसर है। वर्क परमिट तो एक बात हो गई, लेकिन असली रेस तो एक्सप्रेस एंट्री की होती है। सही कहा ना? बिल्कुल, एक्सप्रेस एंट्री ही सबसे तेज रास्ता है। तो चलिए अब अपनी चर्चा के दूसरे हिस्से की ओर बढ़ते हैं जो शायद सबसे ज्यादा चौंकाने वाला है, एक्सप्रेस एंट्री के नए रास्ते। एक्सप्रेस एंट्री हमेशा से पीआर पाने का सबसे लोकप्रिय और तेज माध्यम रहा है। ये एक पॉइंट बेस्ड सिस्टम है जिसमें आपकी उम्र, पढ़ाई और अनुभव के आधार पर आपको नंबर मिलते हैं। हाँ। लेकिन अब इस सिस्टम में 3 नई कैटेगरी जुड़ गई हैं। अच्छा। पहलू है कैनेडियन अनुभव वाले सीनियर मैनेजर्स के लिए, दूसरी है कैनेडियन अनुभव वाले रिसर्चर्स के लिए। ये दोनों तो समझ में आती हैं, अर्थव्यवस्था को हाई स्किल्ड लोगों की जरूरत होती है। बिल्कुल। लेकिन तीसरी कैटेगरी वो वाकई में हैरान करने वाली है। मैं सुनने के लिए बहुत उत्सुक हूँ, बताइए वो तीसरी कैटेगरी क्या है? हालिया जानकारी के अनुसार भारत की अग्निपथ स्कीम के तहत जो स्किल्ड मिलिट्री युवा बाहर आएंगे और वे लोग जिन्होंने फुल टाइम मिलिट्री सर्विस की है वे अब सीधे कनाडा में पीआर या वर्क परमिट के हकदार होंगे। क्या बात कर रही हैं? हाँ, मिलिट्री का अनुभव और कनाडा का पीआर, ये कनेक्शन तो मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा। ये तो शायद ही किसी ने सोचा होगा। यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये है कि दुनिया भर में अनुशासित और कुशल कार्यबल की परिभाषा और मांग किस तरह बदल रही है। हम अक्सर इमिग्रेशन को केवल आईटी प्रोफेशनल्स, कोडिंग करने वालों या हेल्थ केयर वर्कर से जोड़कर देखते हैं। सही बात है। लेकिन जरा एक पूर्व सैनिक या सैन्य पृष्ठभूमि वाले 21-22 साल के युवा के बारे में सोचिए। उसके पास क्या कौशल होते हैं? अनुशासन, अद्भुत नेतृत्व क्षमता, कठोर अनुशासन, क्राइसिस मैनेजमेंट यानी संकट की स्थिति में शांत रहकर काम करने की क्षमता और बेहतरीन शारीरिक फिटनेस। अग्निपथ स्कीम या किसी भी रेगुलर मिलिट्री सर्विस से निकलने वाले युवाओं के पास एक विशेष प्रकार की ट्रेनिंग होती है। लेकिन कनाडा इस ट्रेनिंग का करेगा क्या? वहाँ तो कोई युद्ध नहीं चल रहा है। युद्ध नहीं चल रहा है, लेकिन बुनियादी ढांचे का विकास एक युद्ध स्तर का काम है। कनाडा दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है और इसके बहुत बड़े हिस्से दुर्गम और रिमोट हैं। अच्छा। वहाँ सड़कें बनाना, लॉजिस्टिक्स संभालना, भारी मशीनरी का संचालन करना, खदानों में काम करना या सप्लाई चेन मैनेजमेंट को दुरुस्त रखना, इन सब कामों के लिए ऐसे लोगों की आवश्यकता है जो कठिन और अत्यधिक ठंडी परिस्थितियों में बिना शिकायत किए काम कर सके। ओहो, अब समझ में आया।
एक पूर्व सैनिक इसके लिए सबसे उपयुक्त उम्मीदवार होता है। ये कदम दिखाता है कि कनाडा अपनी लेबर शॉर्टेज को पूरा करने के लिए कितना आउट ऑफ द बॉक्स सोच रहा है। ये दृष्टिकोण वाकई में बहुत नया और तार्किक है। और एक्सप्रेस एंट्री की बात हो ही रही है तो हमें उस चीज पर भी बात करनी चाहिए जो हर आवेदक की धड़कनें बढ़ा देती है। CRS स्कोर। बिल्कुल, CRS स्कोर। और जो लोग इमिग्रेशन की दुनिया में नए हैं उनके लिए मैं बता दूं कि CRS यानी कॉम्प्रिहेंसिव रैंकिंग सिस्टम वो कट ऑफ स्कोर है जो तय करता है कि एक्सप्रेस एंट्री के पूल से आपको PR के लिए आमंत्रण मिलेगा या नहीं। सही है। हाल ही के ड्रॉ का जो डेटा हमारे सामने है वो बहुत ही सकारात्मक तस्वीर पेश कर रहा है। फ्रेंच बोलने वालों के लिए तो जैसे एक लॉटरी सिस्टम ही खुल गया है। अब वो कैसे? हाल ही के ड्रॉ में फ्रेंच कैटेगरी के लिए CRS स्कोर गिरकर सिर्फ 400 रह गया है। जी हाँ, और 400 का स्कोर एक्सप्रेस एंट्री के इतिहास में काफी कम माना जाता है। आमतौर पर यह स्कोर 500 के ऊपर ही रहता है। 400 के स्कोर का असल मतलब यह है कि अगर आपकी उम्र थोड़ी ज्यादा भी है या आपके पास मास्टर डिग्री नहीं है लेकिन आप फ्रेंच भाषा में एक अच्छी पकड़ रखते हैं और उसका टेस्ट पास कर लेते हैं तो भी आपका नंबर आ सकता है। वाह! ये फिर से हमारी उसी बात की पुष्टि करता है कि फ्रेंच भाषा को बढ़ावा देना सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकताओं में से एक है। और सिर्फ फ्रेंच ही नहीं, 20 फरवरी को जो हेल्थ केयर वर्कर्स का ड्रॉ निकला उसमें CRS स्कोर मात्र 467 था। ये भी बहुत कम है। इसके अलावा कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास यानी CEC जो उन लोगों के लिए है जिनके पास पहले से कनाडा में काम करने का कम से कम 1 साल का अनुभव है, हाँ, उसके तहत भी स्कोर 500 के करीब आ गया है और जानकारों के अनुसार इसके और भी नीचे जाने की उम्मीद है। ये गिरता हुआ CRS स्कोर एक स्पष्ट संकेत है। एक्सप्रेस एंट्री अब केवल एक जनरल पूल नहीं रह गया है जहां जिसके सबसे ज्यादा नंबर हैं उसे बुला लिया जाए। तो अब क्या हो रहा है? अब सरकार टारगेटेड ड्रॉ कर रही है। जब वे किसी विशेष क्षेत्र को लक्षित करते हैं जैसे स्वास्थ्य सेवा तो वे जानबूझकर स्कोर को नीचे लाते हैं ताकि वे उस विशिष्ट कौशल वाले लोगों को अधिक संख्या में आमंत्रित कर सकें। समझ गई। कनाडा का हेल्थ केयर सिस्टम विशेष रूप से नर्सिंग स्टाफ और केयर गिवर्स की कमी के कारण महामारी के बाद से ही भारी दबाव में है। बिल्कुल। इसलिए 467 के स्कोर पर ड्रॉ निकालना उनकी इस तात्कालिक आवश्यकता को दर्शाता है। CEC स्कोर का 500 के करीब आना उन लाखों लोगों के लिए एक बहुत बड़ी राहत है जो पहले से ही कनाडा में वर्क परमिट पर दिन रात मेहनत कर रहे हैं और PR का इंतजार कर रहे हैं। तो ये बात तो बिल्कुल साफ है कि अगर आपके पास सही कौशल है, चाहे वो फ्रेंच भाषा का ज्ञान हो, स्वास्थ्य सेवा का अनुभव हो या फिर सैन्य पृष्ठभूमि हो, तो एक्सप्रेस एंट्री के दरवाजे आपके लिए पहले से कहीं ज्यादा खुले हैं। बिल्कुल। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हमारे तीसरी चर्चा पर जो वीजा और PR के कुछ वैकल्पिक मार्गों पर प्रकाश डालती है। ये वो मार्ग हैं जिनके बारे में ज्यादा बात नहीं होती, जैसे रिफ्यूजी और खेल आयोजनों के माध्यम से। ये एक दिलचस्प पहलू है। हमारे सामने जो जानकारी है उसके अनुसार जो भारतीय टूरिस्ट या स्टूडेंट वीजा पर जाकर रिफ्यूजी केस लगा चुके हैं उनके लिए साल 2025 और 2026 में 1,50,000 से अधिक लोगों को PR देने का कोटा तय किया गया है। ये एक बहुत ही संवेदनशील लेकिन महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय है। इमिग्रेशन प्रणालियों में हमेशा एक मानवीय और शरणार्थी घटक होता है जो अंतर्राष्ट्रीय संधियों और देश के घरेलू नीतियों द्वारा निर्देशित होता है। हाँ। पिछले कुछ समय में विभिन्न कारणों से रिफ्यूजी दावों की संख्या में बहुत वृद्धि हुई है। सरकार के पास इन मामलों की सुनवाई करने वाले ट्रिब्यूनल पर बहुत ज्यादा बोझ आ गया है। बैकलॉग बन गया होगा। बिल्कुल। इस बैकलॉग को साफ करने और जो लोग शरणार्थी दावों के तहत योग्य पाए जाते हैं उन्हें एक स्थायी समाधान प्रदान करने के लिए ये 1.5 लाख से अधिक का कोटा निर्धारित किया गया है। और आप बात करते हैं एक ऐसे टर्निंग पॉइंट की जो खेल प्रेमियों और कनाडा जाने के इच्छुक लोगों दोनों के लिए बहुत ही रोमांचक है। फीफा वर्ल्ड कप। जी हाँ, फीफा वर्ल्ड कप 2026 जून 2026 में कनाडा, अमेरिका और मेक्सिको के साथ मिलकर इस मेगा इवेंट की सहमेजबानी करने वाला है। जानकारी के अनुसार इस आयोजन के कारण टूरिस्ट और विजिटर वीजा बहुत ही बड़े पैमाने पर जारी किए जाएंगे। इतिहास गवाह है कि अंतर्राष्ट्रीय मेगा इवेंट्स अक्सर किसी भी देश की इमिग्रेशन नीतियों में एक अस्थायी लेकिन बहुत ही प्रभावी बदलाव लाते हैं। फीफा वर्ल्ड कप कोई छोटा आयोजन नहीं है। इसके दौरान कनाडा को लाखों दर्शकों, वॉलंटियर्स, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के कर्मचारियों, सुरक्षा गार्ड्स और सहायक कर्मचारियों की आवश्यकता होगी। होटलों से लेकर ट्रांसपोर्ट तक हर जगह भारी मैन पावर चाहिए। बिल्कुल। यहाँ सुनने वालों के लिए व्यवहारिक सलाह यह है कि जो लोग कनाडा में प्रवेश करना चाहते हैं उनके लिए एक सुनहरा मौका है। लेकिन क्या टूरिस्ट वीजा लेकर वहां जाना और फिर काम ढूंढना इतना आसान होता है? आसान नहीं होता, लेकिन ये एक स्थापित बैकडोर स्ट्रैटेजी या वैकल्पिक रास्ता जरूर है। अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी है, आपके कागजात पूरे हैं, आपके पास मैच की टिकट या सही स्पॉन्सरशिप है और आप ये साबित कर सकते हैं कि आपके अपने देश से मजबूत संबंध है, तो वीजा मिलने के चांस बढ़ जाते हैं। हाँ, इस दौरान वीजा स्वीकृति की दर ऐतिहासिक रूप से बहुत उच्च रहने की संभावना है। एक बार जब आप वहां पहुंच जाते हैं तो आपको वहां के कल्चर को समझने, नेटवर्किंग करने और शायद किसी एम्प्लॉयर से मिलकर फ्यूचर जॉब ऑफर हासिल करने का मौका मिलता है। ये अस्थायी प्रवेश का एक शानदार मार्ग है जो बाद में किसी कानूनी तरीके से वर्क परमिट में बदला जा सकता है। ये वाकई में एक शानदार अवसर है। तो हमने आज इस चर्चा में बहुत सारे तथ्य, आंकड़े और रणनीतियां कवर की हैं। बिल्कुल। समय आ गया है कि हम इन सभी को एक साथ समेट लें ताकि सुनने वालों के दिमाग में ये सारी बातें एकदम स्पष्ट रहें।
हमने 8 प्रमुख अपडेट्स पर बात की। आइए उन्हें संक्षेप में दोहराते हैं। पहला, ग्रामीण क्षेत्रों में फ्रेंच भाषा और अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए 3 साल का फ्रैंकोफोन वर्क परमिट। दूसरा, इमिग्रेशन मिनिस्टर का वह स्पष्ट बयान जिसमें उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय छात्रों की भारी आवश्यकता और सिस्टम को फिर से खोलने की बात कही। तीसरा बड़ा पॉइंट था ओपन वर्क परमिट का कोटा 1,28,000 से बढ़ाकर 1,70,000 करना। चौथा था एक्सप्रेस एंट्री में सीनियर मैनेजर्स और रिसर्चर्स के लिए नई श्रेणियों का जुड़ना ताकि हाई स्किल्ड लोग आ सकें। पांचवा और सबसे अनोखा अपडेट था भारत की अग्निपथ स्कीम और मिलिट्री अनुभव वालों के लिए एक्सप्रेस एंट्री के रास्ते खुलना, जो कनाडा की इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरतों को पूरा करेगा। छठा महत्वपूर्ण बिंदु था गिरते हुए CRS स्कोर का डेटा, चाहे वो फ्रेंच के लिए 400 हो, हेल्थ केयर के लिए 467 हो या CEC का 500 के करीब आना। सातवां अपडेट था 2025 और 2026 के लिए 1.5 लाख से अधिक का रिफ्यूजी PR कोटा, ताकि सिस्टम का बैकलॉग कम हो सके। और अंत में 8वां अपडेट था 2026 में होने वाले फीफा वर्ल्ड कप के लिए टूरिस्ट और विजिटर वीजा नियमों में मिलने वाली बड़ी ढील और अवसर। आज के समय में जब चारों तरफ से सूचनाओं और अफवाहों की बाढ़ आ रही है, ऐसे में इस तरह के पैटर्न को समझना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। हमने आज स्पष्ट रूप से देखा कि कैसे कनाडा की नीतियां एक पेंडुलम की तरह काम करती हैं। जब उनके बुनियादी ढांचे पर क्षमता से अधिक दबाव पड़ा तो उन्होंने पाबंदियां लगाई, लेकिन जैसे ही अर्थव्यवस्था धीमी हुई और श्रम बाजार में लोगों की कमी महसूस हुई तो उन्होंने अपनी जरूरत के हिसाब से रणनीतिक रूप से दरवाजे फिर से खोल दिए। जानकारी के इस ओवरलोड से बचने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि हम केवल वीजा के नियमों को ना रटें, बल्कि ये समझें कि नीतियां किस दिशा में जा रही हैं और इसके पीछे का मूल आर्थिक कारण क्या है। बिल्कुल सही कहा आपने। अगर कोई अर्थशास्त्र को समझ लेगा तो वो इमिग्रेशन को भी समझ लेगा। और इस पूरी विस्तृत चर्चा के बाद, इन सभी आंकड़ों और नीतियों को गहराई से देखने के बाद मेरे दिमाग में एक बहुत ही अलग तरह का सवाल आ रहा है। अच्छा। हमने इमिग्रेशन के आर्थिक और श्रम बाजार के फायदों पर तो खूब बात कर ली, लेकिन एक विचार जो मैं सुनने वालों के लिए छोड़ना चाहती हूँ। जी बिल्कुल। वो विचार क्या है? जब कोई भी देश अपनी तात्कालिक आर्थिक कमियों को पूरा करने के लिए अपनी जनसांख्यिकी यानी डेमोग्राफिक्स को इतनी तेजी से बदलता है, दुनिया भर से अलग अलग संस्कृतियों के लोगों को बुलाता है, तो क्या इसका असर भविष्य में उस देश की अपनी मूल पहचान पर पड़ेगा? क्या कनाडा भविष्य में वही पारंपरिक कनाडा रह जाएगा जो वो 50 साल पहले था, या फिर आज जो लाखों नए लोग वहां जा रहे हैं वे अपनी संस्कृतियों को मिलाकर भविष्य का एक बिल्कुल ही नया कनाडा गढ़ेंगे? ये एक बहुत ही गहरा और सोचने पे मजबूर कर देने वाला नजरिया है। अर्थशास्त्र से परे ये पहचान और समाज के विकास का सवाल है। बिल्कुल सोचने वाली बात है कि क्या आप सिर्फ एक वर्कफोर्स का हिस्सा बन रहे हैं या एक नए देश के निर्माण का। इस विचार के साथ हम आज की इस विस्तृत चर्चा को यहीं विराम देते हैं। खोजते रहिए, सीखते रहिए